नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स एनिमल के ब्रांड न्यू एपिसोड में। और अपने पिछले एपिसोड्स में हमने कोशिश करी कि हम बात करें कुछ पब्लिशर से, कुछ एडिटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से, आर्टिस्ट लोगों से। और आज हमने कुछ अलग हटके सोचा कि लाइन आर्टिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली दो प्रकार के होते हैं। सो पेंसिलिंग के क्षेत्र में काम करने वालों से तो हमने काफ़ी बार बात करी। आज हम बात करेंगे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है इन लाइन आर्टिस्ट की जो जोड़ी होती है, जो इंकिंग के काम से जुड़ा होता है। क्योंकि इंकिंग अगर ना हो आपके पेंसिलिंग में तो उसको वो डेप्थ नहीं मिल पाती है। वो 2 डायमेंशनल और जो 3 डायमेंशनल वे में आप किसी आर्ट वर्क को देखते हैं वो सब इंकिंग की बदौलत होता है। जिस तरह से उसमें शेडिंग इंकिंग की जाती है वो गहराई आर्ट वर्क को तभी मिलती है। तो आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि कॉमिक्स एनिमल को दो ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है जो एक लंबे अरसे से इंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं आदरणीय विनोद सर और जगदीश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार धीरेन्द्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमिक्स एनिमल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। और खुशनसीब हूँ मैं और खुशनसीब हैं हमारे सारे दर्शक जो आज हम इस बातचीत को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और मेरे ज़रिए वो आपसे मुखातिब हो पाएंगे। सीनियरिटी के हिसाब से अगर सर हम चलें तो मैं मैं शुरुआत करूंगा इस चैनल की आपसे पहले बात करके, और कुछ गुफ्तगू करने के बाद फिर हम जगदीश भाई की तरफ चलेंगे। तो लीजिए, आपसे मेरा पहला सवाल कुछ इस तरह है कि आप एक काफ़ी प्रतिभाशाली कलाकार हैं और काफ़ी अनुभव भी है आपको, एक लंबे अरसे से आप इस आर्ट वर्क के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अपने शुरुआती जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं हमें कि पंजाब शहर से मूलतः रहने वाले हैं, तो वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र, शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताएं आप। शुरुआती दौर का तो क्या मैं बताऊं आपको। मैं पंजाब के मानसा शहर का रहने वाला हूं, बठिंडा ज़िले में पड़ता था। अब वैसे मानसा भी ज़िला बन गया। तो बचपन तो मेरा वहीं गुजरा 15-16 साल तक तो। अच्छा। तो वैसे इस फील्ड में मैं अचानक ही आया हूँ। अच्छा। शौक़ मुझे था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये करूँगा। अच्छा, आर्ट वर्क के क्षेत्र में शुरू से आर्ट वर्क के क्षेत्र में शुरू से शौक़ था लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये करूँगा। हाँ, सीरियसली इसको एज अ प्रोफेशन लूँगा। मतलब शौकिया मैं कर रहा था घर पे कि जैसे बचपन में बच्चे करते हैं। हाँ, स्कूल टाइम में ये बना ले वो बना ले करते रहते। तो ये मुझे नावल पढ़ने का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो एक दुकान पे बैठ के मैं नावल पढ़ता रहता था। उस टाइम क्या हमें 10-15 पैसे मिलते थे खर्ची के लिए स्कूल के। तो वही नावल पढ़ने में हम खर्च कर देते थे, वो नावल की दुकान पे ही बैठे बैठे। तो वहीं वो नावल वाले दुकान का जो मालिक था उसको मैंने पोर्ट्रेट बनाया था एक। अच्छा। जो उसने अपनी दुकान में लगा लिया था। अच्छा। तो वहाँ एक एजेंट आता था, वो पोर्ट्रेट उसने देखा कि ये किसने बनाया। एजेंट जो ये नॉवेल्स वगैरह पब्लिश करते हैं उनका एजेंट? वो जो बुकिंग करके लेके जाते थे पहले। अच्छा, ऑर्डर की वगैरह तो जो है ऑनलाइन होता ना सब। अच्छा। पहले एजेंट जाते थे, बुकिंग करके लाते थे, ऑर्डर लेके आते थे। अच्छा। तो वो रेगुलरली चलते रहते थे। एक एजेंट जैसे पूरा एरिया कवर करना, उसने पूरा पंजाब कवर कर लिया। उनके अपने दुकानदार होते थे सब। तो वो सब बुकिंग करके लेके आते थे। उस टाइम उनको मिलता था किसी को 2%, 3% भी, जितनी बुकिंग की है इस हिसाब से। तो वो किसी एक एजेंट था, उसने आपकी बनाई हुई पोर्ट्रेट देखी। हाँ, तो उसने कहा, पूछा उससे दुकान वाले से कि ये किसने बनाया। तो मैं बाई चांस वहीं बैठा था, तो उन्होंने कहा भाई ये इस लड़के ने बनाया। तो उसने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ, अगर तुम्हें करने का शौक़ है तो अगली बार आऊँगा तो तैयार रहना, मैं तुम्हें ले चलूँगा दिल्ली। हाँ। अच्छा। तो वो तो नहीं आया। इसी दौरान वो दुकान वाले का जो है ना चक्कर लग रहा था दिल्ली में। तो कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ, तेरा मन है तो मेरे साथ चलो, मैं मिला दूंगा तुम्हें वहाँ। अच्छा, एक दो जो लोग हैं इस फील्ड से जुड़े जानकार लोग कि भाई वो जिनका वो नाम ले रहे हैं, मैं वो एजेंट के पास भी जाऊँगा। अच्छा। तो वो तुझे मिला देगा वहाँ। तो बस फिर उसके साथ में आया था यहाँ पे। ये कौन से साल की बात है सर? ये
1980 का समझ लो, एंड समझ लो आप। अच्छा, और उस वक्त आपकी उम्र रही होगी तकरीबन? ये 16 साल के करीब। 16 साल करीब जी। तो बस वहीं से शुरुआत हुई है। तो घर वालों ने रजामंदी दे दी थी आने के लिए? हाँ, आसानी से? नहीं, वैसे मैं उस टाइम एक दुकान पे काम करता था, स्पेयर पार्ट की दुकान पे, क्योंकि स्कूल मैंने छोड़ दिया था। तो वो जमाना कुछ और था कि हाँ नहीं पढ़ना तो चलो काम करो। तो फादर मेरे फोरमैन थे, तो उसी लाइन में उनकी जानकारी थी। तो एक स्पेयर पार्ट की दुकान पे उन्होंने, वो वहाँ इंजन वगैरह ठीक होते थे, तो वहाँ कि चल ये जाके करो, सीखो। जब पढ़ाई नहीं करनी तो कम से काम में मन लगाओ, सीखो काम। 1.5-2 साल से मैं उसी दुकान पे काम कर रहा था, 13-14 साल की उम्र से ही। तब तक मुझे 1.5-2 साल हो गए थे वहाँ करते हुए। अच्छा। तो फिर भी वो मैंने घर पे बात की तो फादर ने कहा कोई बात नहीं भाई, शौक है तो जाओ करके देख लो। तो मतलब घर से मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं रही। हाँ, कोई ऐसी कोई दिक्कत। ठीक है, फिर आप उनके साथ दिल्ली पहुंच गए। फिर यहाँ पे कैसे बात आगे बढ़ी? यहाँ पे फिर वो एजेंट के पास आया मैं सबसे पहले। तो एजेंट के घर के पास में ही है हमारे उस जो गुरुजी NS धम्मी। अच्छा। अब जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे उनका नाम। NS धामी जी? हाँ, NS धम्मी। पूरा नाम वैसे निरंजन सिंह धम्मी। निरंजन सिंह धामी। अच्छा। तो वो मेरे को उनके पास ले गया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, तो उन्होंने आपको शुरुआती मतलब बारीकियां वगैरह सिखाई? हाँ, शुरुआती बारीकियाँ। उस समय कॉमिक नहीं बनता था। उस समय सिर्फ एक कॉमिक आती थी, अमर चित्र का था। हाँ जी। और कोई कॉमिक नहीं छपता था। तो जब मैं आया हूँ तब ज़्यादातर जो है ना उपन्यास वगैरह, जिसको नावल हम बोलते हैं, उपन्यास छपते थे। और वो बहुत तादाद में छपते थे। अच्छा। उस दौरान मतलब कुमार कश्यप, वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, मतलब बहुत नॉवेल्स का ही दौर था उस टाइम? नॉवल का ही दौर था। तो मतलब उनके जो कवर डिजाइन जो है ना वहाँ पे बनते थे। तो कवर डिजाइन आप लोग बनाया करते थे? हाँ, तो वहीं से मैंने भी वही शुरुआत की थी। लेकिन वो कुछ ही देर किया मैंने वो। तो इसी दौरान जो है मनोज कॉमिक्स ने कॉमिक्स निकालने शुरू किए हैं, और उधर से नूतन कॉमिक्स आपने सुना हो कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हमने नूतन कॉमिक्स के लिए कॉमिक बनाने शुरू किए। अच्छा। जिसमें वो भूतनाथ वगैरह और कई करैक्टर थे, अब मेरे को ध्यान भी नहीं आई था। हाँ। तो मतलब 4 कॉमिक निकलते थे। तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो वो तो हमने ऐसे ही शुरू किया था मजाक मजाक में कि वो ले आए, कोई लेके आए थे कि यार ये कॉमिक छपते हैं ऐसे, तो आप बना सकते हो क्या? हाँ, देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं। तो कोशिश की, मतलब शुरुआत हुई। अब आज हम देखते हैं उसको तो हमें खुद हंसी आती है कि ये क्या किया था। हाँ। लेकिन शुरुआत तो देखो सबकी ऐसे ही होती है। हाँ, क्योंकि हमें उस समय ये भी नहीं पता था ये बनता कैसे है। सीधी लाइन लगानी है इसमें तो कैसे करनी है, कोई टेक्निकल ज्ञान वगैरह ऐसे नहीं था, खुद से सीखा सारा? कोई ज्ञान नहीं था। तो खुद ही प्रैक्टिस से ही सीखा आपने? हाँ, खुद ही प्रैक्टिस से ही सीखा। वो हमारे उस्ताद जी वो काम नहीं करते थे। वो सिर्फ वो ही काम करते थे टाइटल डिजाइन का। तो वहाँ से शुरू की, लेकिन जो कॉमिक का जो आया वो हम नहीं किया। अच्छा। हाँ, 3-4 लड़के होते थे, उनसे हमने शुरुआत की। अच्छा। जिसमें हरविंदर मांगखड़ भी था, एक रविंदर सिंह मिश्रा था। अच्छा। तो और भी थे कई, एक किशोर नाम से था एक। तो ऐसे मतलब उन्हीं में मैं भी था एक। तो 16-17 साल का लड़का पंजाब से आया हुआ, फिर नूतन कॉमिक्स, फिर आपने जैसे बताया मनोज कॉमिक्स से शुरुआत हुई। नूतन कॉमिक्स से शुरुआत की। मनोज कॉमिक में तो खैर मैंने एक ही किताब की थी, वो भी बहुत बाद में। जहाँ उनका जो है ना वो उन्होंने जो फर्स्ट सेट बनाया था उसकी जो कलरिंग का काम था वो हमारे पास आया था। वो किसी को उस समय पता नहीं होता था कि कलरिंग कैसे करनी है। तो वो कलरिंग का काम हमारे पास आया था। उनका जो पहले सेट का जो कलरिंग थी ना वो हमने की थी। कलरिंग का काम तो जो मनोज कॉमिक्स जो निकली है ना वहाँ से आया था हमारे को। उससे पहले तो हम नूतन कॉमिक्स वगैरह करते रहते थे। उसके बाद फिर ये सभी जो है मेरठ से छपती थी। अच्छा। मेरठ से वो बहुत बड़ा गढ़ था उस जमाने में।
दिल्ली में तो उस समय कॉमिक कोई छपता ही नहीं था। पब्लिशिंग काम अधिकतर मेरठ से ही होता था। मैं जो छपता था जो इंद्रजाल कॉमिक नहीं आता जो, हाँ जी हाँ जी, जो बाहर के मैंड्रिक और फैंटम, हाँ वो टाइम्स ग्रुप के वो माथत आते थे, लेकिन वो यहाँ नहीं बनते थे, वो तो बाहर के हैं, तो वो यहाँ पे छपता था। प्रिंटिंग काम उनका मेरठ वगैरह में होता था। यहाँ एक कॉमिक और आती थी, वो बहादुर नाम से, शायद क्या गोविंद ब्रह्मणिया बनाता था उसको। बहादुर सिंह, अब मेरे करेक्टर का मुझे नाम याद नहीं है। वो भी मतलब उसी में ही था, इंद्रजाल कॉमिक्स में ही। ठीक है, तो शुरुआत आपने मतलब एक पेंसिलर के तौर पे करी, कलरिस्ट के तौर पे करी, या किस कैपेसिटी में? शुरुआत तो मैंने कलरिस्ट के तौर पे ही की। अच्छा, फिर ये काम आया तो पेंसिल के तौर पे की। पेंसिलर क्या, तब सारा काम हम खुद ही करते थे, पेंसिलिंग भी, इंकिंग भी। उस टाइम पे ऐसा कोई मतलब दौर नहीं था कि स्पेशलिस्ट होंगे, एक भाई पेंसिलिंग करेगा, एक इंकिंग और एक। समय तो ऐसा था ना, जिसने करना है उसको सारा काम करना है, पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, इवन शुरू में तो जो कैलीग्राफी है वो भी करनी पड़ती थी। अच्छा, बाद में तो फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए कि हाँ कोई किसी की कैलीग्राफी अच्छी है तो चलो भाई ये इससे करवा लो। नहीं तो शुरू में तो आर्टिस्ट कैलीग्राफी भी खुद करते थे। अभी तो सब टाइपिंग में चला गया। पहले तो हाथ से लिखता, पहले हाथ से क्या कराया था, पहले क्या, अभी 15 साल पहले तक हाथ से लिखता रहा है। सही बात। अब धीरे धीरे इतना चेंज हो गया, अब तो हर चीज के लिए अलग अलग बन गया। इलस्ट्रेशन कुछ, ड्राइंग कोई और कर रहा है, इंक कोई और कर रहा है, कलरिंग कोई और कर रहा है, कैलीग्राफी कोई और कर रहा है, स्टोरी कोई और लिख रहा है। शुरू में तो हम कई बार सोचते थे स्टोरी भी खुद लिख देते थे। हाँ। क्योंकि जो किरदार जीवंत है हमारे माइंड में एज एन आर्टिस्ट, उसको एज ए राइटर हम उसको एज अ आर्टिस्ट भी अच्छा तरीके से बना पाएंगे। हाँ। ठीक है, तो सर मतलब अभी जो नए दौर के लोग हैं, मतलब पिछले 10-15 सालों से जो फॉलो कर रहे हैं इस कॉमिक्स की दुनिया को, तो अधिकतर ने आपको एज एन इंकर ही देखा है। बट काफ़ी जो थोड़े और पुराने लोग हैं वो इस बात को जानेंगे कि आप एक बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। आपने एक्टिवली भी बनाए हैं काफ़ी कुछ किरदार। इनफैक्ट राज कॉमिक्स के किरदारों की बात करें तो मेरे ख्याल से आपने कम से कम एक कॉमिक्स तो ज़रूर करी है हर एक किरदार के लिए, कईयों के साथ ज़्यादा भी करी हूँ, जैसे कि आपकी थ्रिल हॉरर सीरीज़ में आती थी, फिर योद्धा सीरीज़। मुझे लग रहा मैं अकेला ही आर्टिस्ट हूँ जिसने हर करेक्टर की कॉमिक एक आधी की होगी। अच्छा, एक ही की हो। हाँ। लेकिन कोई करेक्टर नहीं होगा जिसकी कॉमिक मैंने ना की हो आपने पूरी नहीं की हो, 2-4 ऐड किए होंगे। हाँ, जिसमें ड्राइंग भी की होगी, इंक भी की होगी, बट हर एक किरदार को आपने कवर किया है, किरदार पे किया है कुछ ना कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा एक सवाल यह है कि जैसे कि आप आर्टिस्ट भी हैं, खुद ही इंकिंग भी करते हैं, सो आप इन दोनों में से किस रोल में ज़्यादा अपने आप को सहज पाते हैं, या कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? दोनों ही चैलेंजिंग है। दोनों में अलग अलग मेहनत है। ड्राइंग जब करते हैं तो उसमें अलग चैलेंज है। हर चीज़ के बारे में सोचना है, एक फ्रेम कर रहे हैं, कैसे अच्छा लगेगा, कैसे करें कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे। अब इंक करते हैं तो इंकर का ये काम है कि हाँ इसको कितनी खूबसूरती से इसको और उभार सकते हैं। ये जो ड्राइंग की हुई है इसको ईमानदारी से उभार सकें। नहीं, पर जैसे आप पहले इलस्ट्रेटर भी खुद ही थे, तो मेरा इम्प्रेशन ऐसा है बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कहूँ कि आप पहले पेंसिलिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि इसको इंकिंग में और कितना मैं उभार सकता हूँ। हाँ। उसके बाद जैसे आप कलरिस्ट भी रहे हैं, आपको पूरा अनुभव है कि जो थोड़ी बहुत कमी पेंसिलिंग और इंकिंग में रह जाएगी उसको मैं कलरिंग से और उभार दूंगा। बट अब सब लोग स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो अधिकतर मतलब अपने ही काम पे इंकिंग करना और कलर करना तो फिर भी सहज होता है। हाँ। बट आपने काफ़ी लंबे दौर पर से मतलब अनुपम सिन्हा सर जी के आर्टवर्क पे भी इंकिंग करी है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। सो दूसरे के काम पर पेंसिलिंग पर फिर इंकिंग करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा अपने आर्टवर्क के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, लेकिन आजकल चैलेंजिंग नहीं है। अच्छा, अब जो आर्टिस्ट है ना वो ड्राइंग जो मैं कहता हूँ उस जमाने के हिसाब से अच्छी करते हैं। हाँ, हमारे टाइम के हिसाब से। हम तो जो है उस जमाने में जो ड्राइंग करते थे ना, हाँ।
तो हमारी ड्राइंग आप देखोगे ना, हमारी ड्राइंग पे इंक नहीं कर सकता कोई बाहर का आदमी। अच्छा। क्योंकि हमने तो अपना हल्का फुल्का सा मार लिया। हाँ। हमें दिमाग में याद है कि हमें क्या किया है इसके अंदर, क्योंकि हमने खुद इंक करनी है। हम सारा उसके अंदर कर देते थे। तो अब तो सब किया हुआ मिलता है, तो उसमें इंक में कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि इंक में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है कई बार ड्राइंग से। थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कोई पेंसिलिंग, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ड्राइंग करते टाइम आप जल्दी जल्दी उसको खींच देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ छोड़ भी देंगे, लेकिन इंक करते टाइम आपको पूरा रिजल्ट देना पड़ेगा उसके अंदर। कुछ छोड़ नहीं सकते आप। सर, एज एन आर्टिस्ट अगर हम आपको देखें तो हमने आपका अर्ली वर्क भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें याद है। मेरी खुद की कुछ मेरी पर्सनल कलेक्शन से आपकी बनाई हुई कॉमिक्स भी हैं, खासकर THS सीरीज़ में जो प्रेत अंकल आई थी उस टाइम पे। तो वो आर्ट वर्क भी काफ़ी विविड है, काफ़ी ताज़ा है मेरे जहन में। तो आपने एज एन इलस्ट्रेटर भी काम शुरू किया, फिर वो क्या एक ऐसा दौर था या क्या चेंज ऑफ माइंड हुआ कि आपने इंकिंग में मतलब थोड़ा फुल टाइम घुस गई, या मैं कहूँ कि ज़्यादा टाइम आपने इंकिंग की तरफ देना शुरू किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो ड्राइंग करते करते ज़्यादा अरसा हो गया था, तो कुछ बदलाव करने के लिए समझ लो। अच्छा। तो मतलब जब आपने दोनों तरफ का काम देखा हुआ है, और एक लाइन आर्टिस्ट कहते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो इंकिंग करता है और एक जो उससे पहले पेंसिलिंग करता है, तो आपने तो दोनों ही पात्रों को जिया है। कौन सा आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, या कौन सा ज़्यादा सहज लगता है? मज़ा किसमें आता है, ज़्यादा आता है? दोनों में मज़ा आता है। अब इसमें तो डिफरेंस मेरे लिए तो करना मुश्किल है। हाँ। अब जो सिर्फ इंक करता है या जो सिर्फ ड्राइंग करता है, हाँ। जिसने कभी इंक नहीं की है, वो बता सकता है उसको क्या फ़र्क लगता है। तो जैसे आप काफ़ी हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसने थोड़ी बहुत ड्राइंग की हुई है वो इंक ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो आर्टों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसी बात से एक बार याद आया कि मैंने कुछ आपका आर्टवर्क पहले देखा भी था, जो कुछ पेजेस आपके आते रहते हैं उसमें जिसमें आप इंकिंग करते हैं। तो एक आई थिंक आर्टिस्ट होने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपको कुछ त्रुटियाँ नज़र आ रही हैं कि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है जिसको हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसको एज एन इंकर भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं करते हैं, वो तो सभी करते हैं, जो भी इंकर हैं सब करते हैं। हम क्या, वो एक टाइम ऐसा आता है करते करते इंकर को भी ड्राइंग की पूरी समझ हो जाती है। हाँ। बेशक वो कर ना पाए, लेकिन वो गलती हाँ। कि भाई ये गलत है, इसको ऐसे कर दूं मैं। तो ये तो करना पड़ता है, इंकर का ये काम है। मतलब आपको तकरीबन काम करते काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरे ख्याल से 4 दशक तो आपने भी कंप्लीट कर ही लिए होंगे। 4 दशक से ज़्यादा ही होगा। अगर 1980 का दशक से अभी तक देखा जाए तो 5 दशक शुरू हो गया है, आधा भी निकल गया। तो थोड़ा सा अगर अपने जहन पे आप जोर डालें और थोड़ा कुछ एक काम अगर बताएं जो आपके पसंदीदा कामों में से एक रहा है, आपका क्या हुआ? पसंदीदा काम तो बहुत सारे हैं। कुछ एक जो माइंड में आते हैं। अब सबसे पहले तो वही अच्छे लगते थे नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ। अब तो उसको रीइंट्रोड्यूस भी किया गया है। उसमें कई करैक्टर और भी थे, चाचा चौबे, छुटकी वगैरह, ऐसे कई करैक्टर थे करते थे। और कई साल मैंने वो भी किया। मोटू पतलू आपने देखा होगा, लोटपोट में आता था। हाँ। वो भी मैंने बहुत बनाया। स्कूल और स्कूल की लाइब्रेरी से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मोटू पतलू कॉमिक्स हम पढ़ा करते थे। उसकी स्क्रिप्ट भी हमें खुद ही लिखनी होती थी। अच्छा। हाँ, तो वो उसके भी मैंने मतलब कई साल बनाया। मैंने बनाया, फिर उसके बाद फिर हरविंदर मांकड़ हैं, वो बना रहा है अभी तक। उसके बाद फिर राज कॉमिक में शुरू किया। इनके तो बहुत से करैक्टर में काम, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये तो मैंने रेगुलर देख लो जब से स्टार्ट हुआ तब से लगे हैं। मुझे लग रहा मेरे से ज़्यादा किसी ने इंक की ही नहीं होगी इन दोनों करैक्टर के ऊपर। हाँ। बाकी और भी बहुत से सारे करैक्टर हैं मैंने। और थ्रिल हॉरर सीरीज में भी आप बहुत, उसमें तो आप बाकायदा एज एन इलस्ट्रेटर काम करते थे। वो मेरी पसंद नहीं है, वो शायद पब्लिशर की पसंद है। उनको लगता है कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। हॉरर वाला जॉनर आपको ज़्यादा सूट करता है? नहीं, मुझे सूट नहीं करता। मुझे लगता है उनको ज़्यादा सूट करता है। उनको लगता है कि भाई हाँ ये विनोद जी अच्छा करते हैं तो ये इनसे बनवा लेते हैं। हाँ। जबकि मुझे तो लगता है मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ। बट आपका खासकर एक जो थ्रिल हॉरर
सस्पेंस वाली जो सीरीज हुआ करती थी उस टाइम पे, उसमें आपकी एक अलग छाप देखने को मिलती थी। प्रेत अंकल, 12 घंटे, ये कुछ एक नाम है। जो है ना, जैसे किसी आर्टिस्ट को नहीं है, किसी मूवी की खास चल जाती है, हाँ, तो उस वजह से थोड़ा सा पॉपुलराइज कर देते जैसे किसी ने नौकर का रोल कर लिया तो पता लगता है वो 20 फिल्मों में उसको नौकर के लिए ही बुला रहे हैं। तो समझ लो मेरे साथ यही हो गया। वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं, नहीं, उसी टाइप का काम। वो हॉरर सीरीज उस समय चल पड़ी, मतलब बहुत बिकी, बहुत बिकी। तो उन्होंने लगा कि भाई हाँ, इनसे ही करवाते हैं, ये शायद यही अच्छी करते हैं, इनके हाथ में मैजिकल टच है, वो उसी चीज़ को कंटिन्यू हिट कराता रहेगा। वो मतलब चांस वाली बात समझ लो कि अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इसमें मैं लक्की भी हूँ कई मामलों में। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैंने 30 साल पहले बनाई, उनके 30-40 साल बाद अब दोबारा से रीप्रिंट्स आ रहे हैं। नहीं, रीप्रिंट क्या, उनके सेकंड पार्ट बन रहे हैं। सेकंड पार्ट, उन पात्रों की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, भूतनाथ एक है उसमें। तो इसका मतलब वो याद है लोगों को, याद है लोगों को। तो अभी तक बन रहा। बाकी और तो मैंने सभी कैरेक्टर पे काम किया। तो जब आप कहते हैं आपने सभी कैरेक्टर्स पे काम किया, नागराज ध्रुव से लेकर योद्धा, बाकीलाल, हर तरह के राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज पे, तो इनमें से कौन सा थोड़ा किरदार आपके थोड़ा करीब रहा? ये सारे ही करीब हैं। बाकी जो मेरा अपना बनाया हुआ कैरेक्टर है योद्धा, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, मुझे भी अच्छा लगता था। अब तो कई आर्टिस्ट उसको बना रहे हैं AI से मदद लेके। नहीं, मतलब मदद लेके क्या, तो टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ बदलाव हो रहा है, बट ठीक है, वो तो एक डिफरेंट ही कॉन्वर्सेशन हो गया। आई थिंक वो, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो वो चीज़ कहीं वो ठहरती नहीं है। वो मशीन की मदद लेंगे तो फिर ऑर्डिनरी काम भी सामने आएगा। नहीं, ये देखो, ये तो एक बात तो फैक्ट है ना, जो चीज़ शुरू में बनती है ना, स्टार्ट होती है, उसकी कुछ बात ही अलग होती है जी। उसमें आप बदलाव करते रहोगे। देखो, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है, कोई चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, बेहतरी के लिए भी होती हैं, कई खराब भी होती हैं। खराब भी हो जाती हैं। अब तलवार का ज़माना था तो हम कहें जी हाँ जी, तलवार तो कुछ नहीं है, अब तो तोप आ गई है। तो भाई उस टाइम तो तलवार का ही ज़माना था, तो तलवार बाजों की ज़रूरत थी ना। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात रखी। हाँ, अब कंप्यूटर आ गए हैं, तो ये इसका मतलब ये थोड़ा कि उस ज़माने के आर्टिस्ट खराब थे। उसकी इम्पोर्टेंस या आर्टिस्ट लोग को हम किसी कमतर थे किसी तरीके से। टाइम की बात है। हाँ, हो सकता है इससे आगे इससे भी कुछ और आ जाए। हाथ चलाना ही ना पड़े, बस कंप्यूटर में बोल देंगे कि हाँ जी ये बना दो, बस तैयार हो जाएगा। बट वो रेफरेंस के लिए भी तो आप जैसे ही जो आर्टिस्ट हैं, देखो लोग उन्हीं के आर्टवर्क को रेफरेंस के तौर पर लेंगे। आप बात कर रहे हैं ना, ये आई आ गया है, तो हो सकता है भाई उसमें सिर्फ बोलने से ही काम चल जाए कि स्क्रिप्ट डाल दो और वो तैयार करके दे दे। पर मशीन को बनाने वाला इंसान तो इंसान ही आखिरकार पीछे जो है, तो उसके दिमाग से कितना परे जा सकता है। क्रिएटिविटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी ना सर। AI क्या रेफरेंस लेता है, जितने भी आर्टवर्क अवेलेबल हैं, फिर उनको ही जोड़ तोड़ के जैसा ब्रीफ डालो वैसा बनाता है। बट चलिए, वो एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि शुरुआत में जैसे आर्टिस्ट कोई पात्र को बनाता है तो वो रेफरेंसेस लेता है कहीं ना कहीं से, और रेफरेंस लेना और एक इमेजिनेशन के तहत बनाना, क्या हर आर्टिस्ट शुरुआती दौर में रेफरेंस ही लेता है? नहीं, बिल्कुल। आगे चल के फिर वो चेंज होके फिर वो खुद इमेजिनेशन बनाते हैं क्योंकि वो परिपक्व हो चुके हैं। देखिए, शुरुआत तो कोई भी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, वो कहीं ना कहीं से देखेगा तो शुरुआत करेगा ना जी। बिना देखे तो आप कुछ बनाओगे नहीं, कुछ शुरुआत करोगे नहीं। अब उस करते 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 फिर आपका हाथ जब एक टाइम ऐसा आता है, आपको लगेगा यार इसको तो छोड़, मैं तो इसको तो 20 बार तो बना चुका हूँ, अब तो मैं खुद ही बना लूँगा। उतनी दक्षता आ जाती है तब तक, करते करते प्रैक्टिस के साथ करते करते प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे। अब हमारा देख लो, आप पहले हम क्या करते थे, आप क्या करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन पे अगर मेरे पास कुछ इमेजेस अवेलेबल हो तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। प्रेत अंकल जो तकरीबन 30 साल पहले आया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे कुछ उसके मतलब जो इमेजेस हैं वो शेयर करूँगा। वहीं पे आपने मुझे कुछ अभी आपका रिसेंट वर्क दिखाया इसी जॉनर में, तो अगर आप उसके कुछ पैनल्स शेयर कर दें तो वो काम में 30 सालों में काफ़ी जो अंतर आया, मैंने जो खुद देखा वो दिख जाएगा, तो वो बात भी आपकी उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो आपका कोई एक खास एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशिंग हाउस के साथ या किन्हीं के साथ कुछ एक आप साझा करना चाहें तो? देखो, खास तो अब देखो हमारा इनके साथ ही है, राज कॉमिक संजय जी, मनोज जी
क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के साथ किया। इन्हीं के साथ किया है। और सबसे ज़्यादा काम की बात है तो मतलब अनुपम सिन्हा सर के साथ आपकी जोड़ी बहुत हाँ। गजब की रही। हाँ बिल्कुल। और उसको भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया और हाँ। एक डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है, मतलब कि दो दिग्गज साथ में आके मिलते हैं तो आर्ट वर्क की खूबसूरती और उभर के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ कोई वाकया? मुझे तो लग रहा है हम ये 2 ही आदमी हैं जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक किसी एक ही पब्लिकेशन के लिए काम किया है, साथ में किया है, एक ही पब्लिकेशन के लिए काम किया है। क्योंकि नहीं तो मैंने देखा आजकल आर्टिस्ट 2-3 साल करने के बाद पता लगता है वो अब कहीं और कर रहा है। कहीं और कर रहे हैं। तो कोई खास वाकया क्या याद है आपको वाकया अनुपम सर के साथ? नहीं खास तो एक काफ़ी लंबा अरसा तय किया आप लोगों ने साथ में। खास तो क्या वो मेरे पास सुनील जी को जानते हैं आप? सुनील पांडे, नाम उनका काफ़ी सुना, मुलाकात नहीं हुई कभी उनसे। वो मेरे पास कलरिंग का काम करते थे, कलरिंग और कैलीग्राफी। अच्छा। तो अनुपम जी को चाहिए था कलरिस्ट और कैलीग्राफर। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे उनको भेजा था। उनका नाम रिकमेंड किया आपने? जी। तो वहाँ पे उस समय नागराज जो है वो बनाता था, प्रताप मलिक जी। अच्छा जी। तो वो कुछ बीमार हो गए थे शायद, या पता नहीं क्या कारण था, वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अनुपम जी कर लें। अनुपम जी मैं कर तो लूँगा कि लेकिन कंप्लीट वर्क करना मेरे बस का नहीं है। तो ये हुआ था कि चलो भाई ड्राइंग वो कर लेंगे, बाकी जो है कुछ मैं देख लूँगा, बाकी इंक करके कुछ ना कुछ मतलब मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब इंकिंग का समझ लो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा। जो है सबसे पहले नागराज से। बढ़िया। तो सर आपसे बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखूँगा। थोड़ा सा एक अल्प विराम यहाँ पे लेंगे और जगदीश भाई से भी थोड़ी बात करेंगे और फिर आपसे जल्दी मुखातिब होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जगदीश जी अब थोड़ा आपसे सवाल जवाब हम करेंगे थोड़ा बहुत। तो शुरुआत में आप बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, एक दूसरा आपका जो करियर का शुरुआती दौर है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली तो हम मतलब राजस्थान से रहने वाले हैं, मतलब परिवार जो है राजस्थान से हैं, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है, तो मेरी पैदाइश यही है, तो मैं तो दिल्ली का ही हो गया, दिल्ली वाला। तो और शुरुआती मतलब जो आपने काम करना शुरू किया तो क्या शुरुआत से ही आप आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए थे या किसी कुछ और तरह के काम भी आपने करे? क्योंकि उस दौर में मतलब ये मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं माना। तो मेरा स्कूल टाइम में ही था। हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे 2-1 बच्चे थे जो अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उनका आर्ट देख के मुझे लगा कि थोड़ी बहुत ड्राइंग मेरे को भी करनी चाहिए। तो मैं बनाता था। तो 8th क्लास में शायद मैं था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने ये डोगा नागराज ये सब बना के और स्कूल में दिखाया अपने ड्राइंग टीचर को। उन्होंने वो फाइल उनको वो कि ये क्या बना दिया। उनको तो था कि भाई मर्तबान बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, पुस्तक बनाओ, ये क्या बना लाया ये, तो उन्होंने फेंक दी। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा कॉमिक में आर्ट में वो कम हो गया और मैं पढ़ाई में लग गया। उसके बाद जब मैं 12th क्लास में आया तब एक ट्यूशन सेंटर में था। उस ट्यूशन सेंटर में एक लड़का कहीं पे इंस्टीट्यूट में सीखता था ड्राइंग। अच्छा। तो वो एक बार एक कॉमिक्स बना के पूरी कंप्लीट वहाँ दिखाने लेके आया था। जब मैं ट्यूशन सेंटर में, उसकी अंगार कॉमिक्स थी, मुझे याद है, परमाणु की अंगार कॉमिक्स उसने बनाई। तो वो कॉमिक मैंने देखी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे कॉमिक की अंगार है वो। अच्छा। तो मैं मतलब एकदम से वो हो गया कि भाई मुझे भी करना है। तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ सीखते हो, क्या करते हो ये? तो उसने बताया ऐसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मैं जाता हूँ और वहाँ कॉमिक्स बनाना सिखाते हैं। अब मैं उस टाइम था 17 साल का, 12th क्लास में। तो मैं गया वहाँ पे 99 में इंस्टीट्यूट के अंदर, मैंने पता किया। तो उन्होंने कहा भाई 2000 जनवरी में हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, और हमारे जो है अलग अलग चीज़ें हम सिखाते हैं ड्राइंग के पार्ट्स। तो उसमें एक कॉमिक्स का भी है। तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे करने लगा। वहाँ थोड़ी अलग अलग टाइप की सॉफ्ट ड्राइंग, कार्टून सब सिखाते थे। फिर तीसरा स्टेप हमारा आया जिसमें कि कॉमिक्स ड्राइंग। तो उन्होंने मतलब कॉमिक ड्राइंग का उनका तरीका ये था कि कॉमिक्स पकड़ा दी एक, उसमें से देख देख के एक पेज पे कॉमिक का पूरा एक पेज बना दो। ठीक है। तो उन्होंने वैसे नहीं सिखाया कि ऐसे रफ करके बनाते हैं या क्या करना है, बस ये देख देख के आप बनाते रहो। तो थोड़ी स्टडी हो गई थी, प्रैक्टिस हो गई थी, उस वजह से देख देख के अच्छे बना दिए। फिर कुछ टाइम और भी सीखे मैंने, कलरिंग भी सीखी, वाटर कलर, पेंसिल कलर, शेडिंग्स वर्क, काफ़ी चीज़ें सीखी। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तो कॉमिक्स में ही जगह था कि मुझे कॉमिक्स के लिए मैंने एडमिशन लिया है और कॉमिक्स ही मुझे बनाया। तो फिर मैं और एक दोस्त था मेरा संजू नाम का, तो हम दोनों मतलब उसके पास स्कूटर था। मैंने अपने किराएदार से बात की, वो बुराड़ी में काम कर चुका था। उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे बुराड़ी जो है
वहाँ पे राज कॉमिक्स का है। अब बुराड़ी पहुँचने के बाद मैंने ऑफिस देखा तो ऑफिस वो अंडरग्राउंड मतलब बेसमेंट में था। ऑफिस है। तो बाहर से मैंने देखा गेट में से तो कुछ नज़र ही नहीं आया। तो मुझे लगा ये राज कॉमिक्स का ऑफिस है, मतलब फिर मैं गेट में एंट्री भी नहीं मिली मुझे। फिर मैं वापस आ गया वहाँ से। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त से मैंने बात की कि हम अपना काम लेके चलते हैं और बात करेंगे वहाँ पर, फिर जाके दिखा के कुछ मिल जाएगा। तो उसके साथ हम स्कूटर पे जो है राज कॉमिक्स गए। तो गेट पे फिर मैंने अच्छे से बात की, जो वहाँ पे बहादुर थे, बहादुर जी से मैंने बात की कि मैं थोड़ा काम लेके आया हूँ और मुझे राज कॉमिक्स का काम करना है। फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करके राज कॉमिक्स में नीचे, ये 2000 की बात। किससे बात करवाई आपकी? हाँ, उन्होंने नीचे विवेक मोहन सर से बात की। अच्छा। तो विवेक मोहन सर ने मुझे मतलब नीचे बुलाया कि भाई लेके आइए अपना आर्ट, जो भी आपका आर्ट है वो लेके आइए। तो मैं लेके आया। तो उसमें मेरा कलरिंग का वर्क भी था, शेडिंग का वर्क भी था, सारे मल्टीपल्स मतलब कॉमिक का काम भी था। तो उन्होंने देखा कि भाई हाथ तो अच्छा है लड़के का, कि ड्राइंग कर लेता है। तो विवेक सर ने कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ा बहुत तुम्हें देते हैं। उन्होंने फैंग कॉमिक्स मुझे मतलब बनाने के लिए दी। इशू नंबर मुझे याद नहीं है क्या था, लेकिन एक फैंग कॉमिक्स का था। तो उन्होंने कहा ये आर्ट बना के ले आओ। अब मैं और मेरा दोस्त मतलब स्कूटर पे उड़ते हुए बिल्कुल तेजी से, हवा से बातें करते हुए, हाँ, कि मतलब हमें राज कॉमिक्स से काम मिल गया। अब तो मतलब वो है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आज भी मिलता तो उसको ये खुशी होती है कि भाई उतने टाइम पहले, हम 20 साल पहले 22 साल पहले गए थे और आज भी राज कॉमिक्स का ये काम कर रहा है। वो तो नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस कर रहा है, लेकिन मैं राज कॉमिक्स से जुड़ा हुआ हूँ अभी। अच्छा, विवेक सर का मुझे ये बड़ा सही लगता है। मैंने तकरीबन काफ़ी आर्टिस्ट लोगों से बात करी तो उन सभी का जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो फर्स्ट मीटिंग होती है राज कॉमिक्स के ऑफिस में जाने के बाद, तो वहाँ पे विवेक सर होते हैं। तो मेरे को विवेक सर कुछ चित्रगुप्त की तरह लगते हैं कि जैसे कोई नया एंट्रेंट आया असल में स्वर्ग में, आओ जी तुम्हारा लेखा जोखा दिखाओ पहले। ऐसा होता था कि संजय सर, मनोज सर अपने कैबिन्स में होते थे। वो मेन फाइनल प्रोडक्ट या स्टार्ट नहीं, कोई वाजिब सी बात है, तो स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो मेनली जो उनके पास जाने से पहले एक आपके काम को स्क्रीनिंग करेंगे कि हाँ भाई, या कोई नया आर्टिस्ट आ रहा है तो पहले जो एक बंदे से बात करता है, तो वहाँ पे विवेक मोहन सर थे और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं वो। बिल्कुल। जब उन्होंने मेरा काम देखा, दिया, फिर मैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो पेजेस जो 15-20 पेजेस उन्होंने दिए थे मैं बना के ले आया। तो उन्हें अच्छा लगा कि मतलब लड़के ने कोशिश की कि सेटिंग करने की कोशिश की, कुछ बड़ा छोटा हो गया कि उसमें फ्रेम में फिट नहीं आया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस मतलब कॉमिक का कभी किया नहीं। बस मैं तो जो ड्राइंग आती थी मैंने जितना बना दिया। विवेक मोहन सर ने फिर वो ओरिजिनल जो बना हुआ था, मतलब वो इशू बन चुका था, तो उसका आर्ट दिखाया कि जो इशू मुझे बनाने को दिया वो ऑलरेडी तौफिक सर ने बना रखा है। अच्छा, ठीक है, तो तौफिक सर ने बना रखा था, उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे प्लेसिंग की जाता है। तब मैंने देखा, फिर मैंने कहा सर मुझे आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि मतलब आर्टिस्टों से मिल सकते हो लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत करना। किसी से कुछ बोलना वो अपना काम कर रहे होंगे तो किसी को मतलब डिस्टर्ब मत करना। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से पीछे जाकर, पीछे आर्टिस्ट का रूम है, तो वहाँ पे स्टूडियो बना हुआ था। वहाँ पे नरेश कुमार सर, हनीफ अजहर जी, उनके पुत्र अजहर, आदिल जी, ठीक है, और सुनील पांडे जी, तो खैर दूसरे, उनसे ही मुलाकात हुई थी मेरी और वो वहीं पे थे उस टाइम पे। और वहाँ पे शायद डीगवाल जी बैठते थे, लेकिन उस दिन थे सुरेश डिंगवाल जी। हाँ, सुरेश डिंगवाल जी वो भी बैठते थे, लेकिन उस दिन मैं जब गया था तब थे नहीं। तो नरेश जी से मेरी अच्छी बातें हुई क्योंकि मेरे घर के आसपास ही रहते हैं वो, 2-3 किलोमीटर का। तो जब उन्हें पता लगा कि ये वहीं एरिया का है तो थोड़े अच्छे से बातचीत हुई। फिर हमारे जो इंस्टीट्यूट के टीचर थे वो उनसे मुलाकात कर चुके थे, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि हाँ भाई मैं जानकार का बंदा हूँ। तो उन्होंने अच्छे से बात भी हुई और वो भी काफ़ी हेल्पफुल नेचर के थे, तो उन्होंने समझाया आर्ट के बारे में मुझे। फिर ये इजाज़त मिली कि थोड़े दिन मैं राज कॉमिक के ऑफिस में बैठ के स्टडी करूँ। तो वहाँ पे तुलाराम आज़ाद जी थे, वो भी वहीं इलाके के थे। तो तुलाराम आज़ाद जी के पास में मुझे मतलब बैठने के काम मिला, बैठ के थोड़ा बहुत काम करो। तो उस टाइम मैंने कुछ मिनी कॉमिक्स चल रही थी, इनकी स्टिक कलर्स आते थे, मिनी कॉमिक्स आती थी जिसमें बीच में एक ड्राइंग का पेज होता था जो बच्चों के कलर भरने के लिए होता था। तो उसमें क्या है, मुझे दिया कि भाई ये कुछ कॉमिक्सों के आप बीच के पेज बनाइए। मैंने वो पेजेस बनाए और जो पेजेस में मतलब वो पब्लिश भी हुए मेरे नाम के साथ। उस पर तुलाराम जी ने, मैंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन तुलाराम जी ने उस पर नाम लिख दिया कि अपना नाम दे सकते हो इसके अंदर। घासों में नाम बना दिया, कुछ भी करके ऐसे मेरा नाम पब्लिश कर दिया। फिर एक फैंग कॉमिक्स में शायद प्रेम सर का बनाया हुआ कवर था, तो उसमें नागराज के फेस में कुछ थोड़ी सी वो थी, कुछ गिर गया था या कुछ हो गया था। तो मनोज सर को बताया गया कि भाई ये भी यहीं बैठ के करता है तो ये ठीक कर देगा। मैंने उसी साइज में नागराज का फेस ड्रॉ करके ठीक कर दिया। कुछ कॉमिक्स डीगवाल की जी की थी, तो उसमें जो पेजेस थे
उसमें करेक्शन या कुछ वो थी, तो वहीं बैठ के मतलब डीगवाल जी को भेजने की जगह मुझसे करेक्शन वगैरह करवा लेते। इस तरीके थोड़ा सफ़र 2-1 महीने का चला मेरा। मुझे लगा कि थोड़ा सेटिंग हो गई है, लेकिन असल में उनको था कि प्रैक्टिस करके कॉमिक तब देंगे जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हनीफ अजहर सर ने कहा कि भाई इतनी दूर आते हो आप बुराड़ी में, घर के नज़दीक ही नरेश जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और भी तौफिक जी भी रहते हैं। तो बुराड़ी आप कहाँ से आते थे? मैं जो मेरा घर है मंगोलपुरी, वो लगभग 16 किलोमीटर है, ठीक है, बुराड़ी से। इतना दूर? हाँ, इतना दूर? 16 किलोमीटर के आसपास। तो नरेश जी वगैरह मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर रहते हैं। तो उन्होंने कहा जब प्रैक्टिस कर रहे हो और आर्ट दिखाना है अपना, तो वहाँ की जगह यहाँ आ जाएगी। तो मैं फिर उनको दिखाने लगा। फिर कुछ आर्टिस्टों से मुझे और भी जो मुलाकात हुई थी, तो उनसे सजेशन मिला कि कॉमिक का इस टाइम पे डाउन चल रहा है और आप जितना टाइम पे सीखोगे तो कॉमिक शायद ना बचे, क्योंकि बहुत से पब्लिशर गायब हो चुके थे उस टाइम। राइट। तुलसी कॉमिक, मनोज कॉमिक। तो फाइनेंशियल कारणों से फिर आपने चेंज किया? ये था कि घर में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो छोड़ के फिर एक फाइनेंसर की जॉब मुझे मिली, फाइनेंसर के पास, मतलब फील्ड बॉय की। तो मैंने उसके लिए 2-3 महीने काम किया उस टाइम पे। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी, वो फाइनेंसर जो था थोड़ा सा ठगी काम करता था, लोगों को ठगना वो था। तो धीरे धीरे कोशिश तो मतलब जो मेरे को भी वो अपने में ढालने की कर रहा था। अब मैं कुछ ऑर्डर लेके आ रहा हूँ लेकिन वो ठगी कर रहा है उनके साथ, तो मुझे अंदर से वो फील आता था कि गलत हो रहा है इनके साथ। तो अब उनको समझाने की जगह कि वो तो उसकी बातों में आ रहे हैं, मैं ही क्यों ना अपना रास्ता बदलूं। मैं अपना रास्ता बदल लूं। तो मैंने फिर अपने जो हमारे रेंट पे किराएदार रहते थे, वो ग्लास का काम करते थे, उन्होंने मेरे को 2-3 बार बोला हुआ था कि तुम डिजाइन अच्छे बनाते हो, तो मैं तुम्हें कहीं सेटिंग करवा देता हूँ। क्योंकि उस टाइम हमारी क्या थी कि हमारी जो पापा की शॉप थी, वो शॉप भी जो है थोड़ा मतलब जो मार्केट टूट गई थी, तो उसमें हमारी शॉप चली गई थी। अच्छा। तो फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो अब उन्होंने जॉब बताई तो मैं जॉब पे लग गया, और फिर जो है फील्ड कॉमिक्स से बिल्कुल वो डिज़ाइनर के उसमें चला गया मैं। वहाँ लगभग 2001 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी। तो उसमें मैंने 3 साल काम किया, और वहाँ पे मैं था कि कुछ टाइम बाद वो एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर काम होता है, तो उसमें 40-50 हज़ार रुपये का बजट लगता है अपनी फैक्ट्री लगाने में। ठीक है। तो मेरा प्लान था कुछ लड़कों के साथ मिलके, कि सारा काम मैं सीख चुका था, तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी फैक्ट्री मतलब खुद लगा लूँ, नहीं और वो डिजाइन काम थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, मतलब उसमें अर्निंग उसी में करूँ मैं। तो उसी दौरान ये था कि जो ललित शर्मा जी हैं, तो मैं पढ़ भी रहा था, तो ट्यूशन जो मेरा मतलब फाइनल ईयर था, 2nd ईयर था शायद, तो ललित जी से मुलाकात इस दौरान बीच में हुई थी। तो ललित जी को ये पता लगा था कि भाई मैं राज कॉमिक्स जाके आ चुका हूँ। वो हुआ था कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, क्लासमेट, उन्होंने ललित जी को मतलब बताया था कि भाई ऐसा से दोस्त है एक, राज कॉमिक्स जाके आ चुका है, तो उससे मुलाकात कर लो। तो ललित जी मेरे घर आए, उन्होंने अपना मतलब मैं तो मिला नहीं उन्हें, मैं गया था ट्यूशन, तो वो मतलब अपना फ़ोन नंबर दे के चले गए वहाँ पर, और उस पर नाम लिखा था ललित कुमार शर्मा। तो मेरे मतलब बिल्कुल परम मित्र है बचपन से, हेमंत शर्मा। तो मुझे लगा शायद इनके कोई जानकार होंगे और मुझसे मुलाकात के लिए आए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये हेमंत मतलब ललित शर्मा को जानते हो? तो उन्होंने कहा भाई मैं तो किसी को ललित शर्मा को नहीं जानता। फिर मैं घर आया, मैंने कहा फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन पे मैंने ललित जी से बात की। अब वो मुझसे मिलना चाहते थे, उनका कि भाई कॉमिक्स में वो था और मैं राज कॉमिक जा चुका था, तो मुलाकात करने का वो था। तो हमारी मुलाकात हुई, वो शायद पहली बार अपने पापा के साथ आए। अच्छा। तो उन्होंने फिर काफ़ी बातचीत हुई हमारी, कि मैंने बताया राज कॉमिक के बारे में जो भी आप बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। तो वो भी कॉमिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो थोड़ा मतलब मैंने उन्हें कि ये तरीके वरीके कुछ रफ़ स्केच कि इस तरीके से कर लिया करो, थोड़ा उस टाइम पे बताया। फिर उसके बाद वो अपने घर पे और कर रहे थे काम। कुछ टाइम हमारी मुलाकातें नहीं हुई, मैं अपना ग्लास डिजाइनिंग का वर्क था उसमें भी, क्योंकि वहाँ ड्यूटी टाइमिंग बहुत ज़्यादा वो होती थी, मैं रात को लेट आ रहा हूँ, तो बहुत ही कम वो तो बीच में संपर्क थोड़ा वैसा रहा, कम हो गया, और मेरा कॉमिक्स में भी इंटरेस्ट कम था। फिर उन्होंने मतलब दोबारा 2-3 बार कुछ टाइम के गैप में मिलते रहते थे, वैसे बातचीत या मिल लेते थे। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने कॉमिक का वो बताया कि हम मतलब अगर करें कुछ कॉमिक का साथ में मिल, एक जोड़ी के तौर पे जाते हैं। हाँ, जोड़ी के तौर पे मतलब कुछ करे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे अंदर से मतलब है ना, वो पुराना जो कॉमिक्स का करने की इच्छा थी जो दब गई थी, दोबारा से जागी कि मतलब ये भी साथ मिलना चाह रहे हैं। अब मैं क्या था कि वैसे तो मैं पेंसिल ड्राइंग भी करता था, कुछ मैंने बनाए भी थे उस टाइम पे, मतलब शक्तिमान की या डायमंड के लिए भी जो हम कर रहे थे, तो कुछ रफ उन्होंने भी किए, मैंने भी किए। लेकिन असल में मेरे पास अपनी ड्यूटी के साथ इतना टाइम नहीं होता था कि मैं पेंसिल पर टाइम, क्योंकि पेंसिलिंग में बहुत चीज़ों की स्टडी जरूरत होती है, और ललित जी बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से उसमें लगे हुए थे। तो उन्होंने मतलब वो किया कि मैं पेंसिल करता हूँ, आप इंकिंग। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर हम लेके मतलब डायमंड कॉमिक्स के ऑफिस गए। तो पहली बार जब ऑफिस गए, हमने बताया, तो वहाँ पे हमें पता लगा कि मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ चल रहे हैं,
ठीक है, और मतलब आर्टिस्ट, नए आर्टिस्टों की सर्च की जा रही है। तो फिर उन्होंने हमें मतलब गुलशन राय जी से, ललित जी ने बताया कि काफ़ी वेट भी करना पड़ा था उस दिन आपको दोनों को। शायद पहली बारी में तो हम मिल गए थे, दूसरी बारी में दिक्कत हुई। दूसरी बारी में थोड़ी हुई थी। तो पहली बारी में तो हम मतलब गुलशन राय जी के पास गए, वो मतलब काफ़ी जिंदा दिल, काफ़ी टाइप के इंसान, अब तो रहे नहीं मतलब, लेकिन बहुत ही अच्छे वो थे नेचर के। तो उन्होंने ड्राइंग वगैरह भी देखी और अच्छी लगी उन्होंने, तो उन्होंने जैसे होता है छूटते ही कुछ बना के लाओ। उस टाइम चक्कर ये था कि आदिल भाई जो हैं वो शक्तिमान बनाते थे, और आदिल भाई उस टाइम छोड़ के चले गए थे। तो हमारा लक था एक, कि आपको मौका मिल गया। गए, हाँ हम गए। उन्होंने बोला कि भाई बेटे शक्तिमान बना लोगे, वो ऐसे ही इसी अंदाज से बेटे करके बात करते थे कि बेटे शक्तिमान बना लोगे। तो हमने दोनों ने कहा कि भाई हाँ बना लेंगे सर। तो उन्होंने कहा ठीक है बना के लेके आओ। फिर हम चले गए यार घूमते फिरते, मतलब वो जर्नी भी काफ़ी वैसी थी क्योंकि हमें नोएडा जाना था और रास्ता कुछ पता, कुछ अंदाजा नहीं था उस टाइम पे। हाँ, 17 साल के थे। तो फिर भी ये था कि बस अड्डे से कहीं भी चले जाओ आप, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उतनी बेहतर नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, तो हम घूम घाम के बहुत पैदल चल के पहुंचे। वहाँ पहुंचे, क्योंकि बस ने, जो बस अड्डे वाली बस जो थी जो नोएडा में जाती थी, उसने बहुत पता नहीं कौन से सेक्टर में, 56 सेक्टर पता नहीं कहाँ होता। पर चले इतनी भागदौड़ आपकी वसूल हो गई। फिर पूछते पूछते हम वहाँ पहुँचे आखिरकार, मतलब डायमंड कॉमिक्स के ऑफिस में। तो उसके बाद जब बताया मैंने कि वो उन्होंने काम दे दिया, फिर दूसरी बार हम शायद धौला कुआं साइड से गए थे, तो थोड़ा किसी से जानकारी लेके हम वहाँ से गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर वेट, मतलब हम जब दूसरी बार गए तो गुलशन राय जी मतलब थे नहीं ऑफिस में। थे नहीं ऑफिस में, वो कहीं गए हुए थे। तो रिसेप्शन पे मैम बैठी थी, वो भी काफ़ी मतलब एक, क्या नाम से कह सकते हैं कि अच्छे व्यवहार वो था कि हमसे मतलब अच्छे से बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने मतलब कि बैठाया हमें। फिर सर को कॉल किया कि भाई सर ऐसे ऐसे दो आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अब हमें काफ़ी टाइम हो गया वहाँ बैठ, किताबें वगैरह थी, मैगजीन्स वगैरह थी, सब पढ़ी हमने। फिर भी थोड़ा हमें ऐसा था, थोड़ा एक नर्वसनेस तो नहीं, लेकिन ऐसे था कि मुलाकात करनी है तो कुछ वर्क करके लेके आए हैं, तो हमारा क्या ओके होगा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी नर्वसनेस उस लिहाज से ये था कि भाई हम, ये था कि आज आए हैं तो आज ही हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए, और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम बिल्कुल जम के बैठे हुए थे। एक मतलब कि और पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी गया उस दिन। हाँ, तो फिर मैम ने क्या है 2-3 बारी हमसे पूछा भी कि भाई कुछ आपको चाहिए, कुछ वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन हम मतलब उस स्थिति में थे कि हमें तो बस मिल के जाना है। हाँ, और काम लेके जाना है कुछ, सर से ही मिलना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर ऐसे करके शाम हो गई थी, लगभग 4-5 बज गए। तब मैम ने फिर मतलब सर को कॉल किया, तो थोड़ा मैम जो थी ना, अब वो हमारी हालत को देख के थोड़ा वो हो रही थी कि भाई ये बच्चे इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और सर जो है उनको कोई वो नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब टोन अपनी चेंज करके, क्योंकि वो जॉब कर और वो उनके बॉस हैं, तो उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि सर 2 लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने पानी के लिए पूछा, वो पानी कुछ नहीं पिया, वॉशरूम नहीं गए, ठीक है, यहाँ बैठे बैठे मतलब वो एक सोफे पे बैठे हुए सिर्फ। तो आप आइए इधर जल्दी। सर को कहा कि भैया आप आइए सर, लड़के मतलब काफ़ी सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे, दूर से आए वो। तो फिर सर मतलब उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। अब हमारे दिल में थोड़ी खुशी हुई कि भाई मुलाकात हो जाएगी आज, हमारा काम मतलब देख लेंगे सर। तो उसके बाद फिर सर को हमने अपना जब आए तो वर्क वगैरह दिखाया, सर को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा ठीक है आप शक्तिमान पे काम और बना के लेके आओ इसे। तो पूरी मतलब किताब जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बनाना था, कलरिंग वगैरह पूरी कंप्लीट। तो ये आप 2 लोग आपस में मिलकर कर लेते थे? ललित और मैंने फिर यही किया, क्योंकि मैं जॉब भी करता था साथ में। तो आर्ट का काम उन्होंने संभाला, इंकिंग आपने, और फिर कलर कौन करता था? कलर्स थे ललित जी करते थे। कलरिंग जैसे फ्लैट कलरिंग होती थी ना पहले, कंप्यूटर, हाँ, पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के, आर्टवर्क का प्रिंट आउट निकाल के, और उस पे ही कलरिंग, मैनुअल कलरिंग होती है, वो फोटो कलर जो होते हैं उनसे कलरिंग की जाती थी। तो ललित जी ने डायमंड कॉमिक्स में भी और बीच में काम किया था और अच्छी स्टडी भी की थी, तो उन्हें नॉलेज हो गई थी इन चीज़ों की कि कलरिंग वगैरह का प्रोसेस सब पता था। तो वहीं से वो फिर VCR में टीवी सीरियल को रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि डायमंड वालों को चाहिए था कि वो जो एपिसोड्स हैं वही हम तो वो रिकॉर्ड करते थे, उस पर स्क्रिप्ट डेवलप करते थे कि हाँ भाई क्या स्क्रिप्ट होगी हमारी उस हिसाब से। फिर उस पर आर्ट बना के मुझे पेजेस देते थे, मैं कभी उनके घर लेने आता था, कभी वो मुझे दे जाते थे। तो मैं अपने जॉब से आके शाम को वो नाइट में पेजेस फिर थोड़ा टाइम ऐसे बीता तो मुझे लगा कि भाई इसमें मैं काम कर सकता हूँ और जो है इतनी अर्निंग हो जाएगी कि मैं अपनी जॉब छोड़। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी उस टाइम पे। मुझे जब आपको ये थोड़ा एश्योरेंस मिल गया कि ठीक ठाक पैसा कमाने लगा हूँ, हाँ कि जितना मेरे को सैलरी मिल रही है इतना मैं इसमें कमा सकता हूँ, तो मैंने जॉब छोड़ दी। तो फिर मैं ललित के घर पे ही बैठ के, हम शक्तिमान बैठ के बनाते थे, थोड़े टाइम हमने साथ में। शुरुआती कुछ टाइटल्स के नाम बताइए आप जिन पे आपने काम किया है। वैसे पहली हमने की थी अंधेरा कायम रहे। अच्छा।
ठीक है, उसके बाद सम्राट किल्विश, हाँ सम्राट किल्वी, अंधेरा कायम रहे। फिर उसके बाद कुछ रिंग का रहस्य, बीच में और भी थी, ऐसे नाम ध्यान नहीं आ रहे, रिंग का रहस्य भी थी और भी कुछ, बट कुछ एक 10 एक टाइटल्स किए आपने। 9-10 टाइटल हमने किए थे। इस बीच में कुछ टाइटल तो मतलब उसके बीच में ही हम 6-7 टाइटल किए थे। तब हमें ऐसा लगता था कि भाई हमारा काम इतना हो गया कि अब हम राज कॉमिक्स में जाते हैं। तो मैंने भी ललित से कहा कि भाई अब हमारा लेवल ऐसा हो गया, या हम वहाँ बता सकते हैं कि हमने डायमंड के लिए इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम थोड़ा सा दावेदारी मैं जब गया था, क्योंकि मैं जब गया था तो मैं इमेच्योर गया था कि मुझे मतलब स्टडी नहीं थी, मैं ऐसे ही अब थोड़ा जानकारी थी, एक्सपीरियंस भी था, जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं वो लेके चला गया मैं, तो मुझे वो निराशा मिली। ठीक है, लेकिन जब ललित जी के साथ मैं काम करने लगा और ऐसा लगा कि भाई उसमें अब हमने इतना काम कर लिया कि अब हम दिखाएंगे तो राज कॉमिक्स वालों को लगेगा कि काम किया है, और इनका काम पब्लिश भी हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर जो है कॉमिक हमारी उन्होंने देखी और वहाँ पे ठीक है भाई अच्छा काम है आपका, लेकिन अब हमारे पास जो है पेंसिल या ड्राइंग के लिए काम नहीं है कोई, स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इस टाइम पेंसिल पेजेस आ रहे हैं, आप इंक करो। अब मैं तो नॉर्मली इंकिंग ही करता था, ललित जी पे भी करता था, तो मेरे लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं। ललित जी को भी इंकिंग पूरी अच्छे से बिल्कुल आती है, वो मुझसे भी बेहतर इंकिंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, लेकिन उनकी चाहत थी कि कॉमिक पेंसिल करे, वो पेंसिल करे, मैं इंक करूँ, हम अपनी बनाए एक तरह से। लेकिन विवेक सर ने कहा कि भाई अभी कुछ टाइम तो इंकिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लेवल और बढ़ जाए, या जो उनकी सोच थी। तो फिर ललित जी ने भी कहा ठीक है मैं इंकिंग करता हूँ। तो हमने कुछ स्टार्टिंग की कॉमिक साथ में ही की। जैसे पहली कॉमिक जो फर्स्ट डे, मुझे याद है डेट भी शायद 15 मई 2004 में हम फर्स्ट डे ऑफिस में बैठ के हमने पेजेस थे राज कॉमिक्स के। हाँ राज कॉमिक्स के। तो पहली जो कॉमिक हमने की थी वो त्रिकाली थी, उसमें कुछ एक पेजेस ही किए थे। तो त्रिकाली भोपाल की नहीं, त्रिकाली वो मल्टी स्टारर थी, शक्ति, परमाणु और शायद तिरंगा था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो वो की एक दूसरी, फिर ब्रह्मांड का अपराधी और मेरी भूख मिटाओ। अच्छा सॉरी, पहली जो कॉमिक थी वो मेरी भूख मिटाओ थी, दूसरी त्रिकाली थी, और जो थर्ड थी वो थी ब्रह्मांड का अपराधी। ठीक, इस तरीके से राज कॉमिक का सफर शुरू हुआ। अब ये था कि मैं जॉब छोड़ चुका था, हम तो इंकिंग ही कर रहे थे, लेकिन ललित जी जो थे, ललित जी को पेंसिल करनी थी। तो किसी कारणवश जो है ललित जी को पेंसिल वहाँ पे उस टाइम पे मिल नहीं पाई, और वो इंकिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने शक्तिमान का काम ही वो करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने शक्तिमान का ही पेंसिलिंग की, मैं बाद में राज के साथ उसकी इंकिंग करता था। लेकिन मैं जॉब छोड़ चुका था तो मुझे कुछ काम भी चाहिए था, मैं राज कॉमिक्स में ही रहा। वहाँ बैठ के मैं राज कॉमिक की इंकिंग अलग अलग आर्टिस्टों पे, नरेश सर, आदिल जी, तौफिक जी, चौबे जी, उनकी कॉमिक्सों पे काम किया। फिर ऐसे पहले तो बीच के काफ़ी आर्टिस्ट एक कॉमिक पे काम करते थे, तो उसमें जो है पेजेस, किसी को कुछ पेजेस मिले, किसी को कुछ पेजेस मिले, ऐसे काम होता था। लेकिन चौबे जी की एक कॉमिक्स थी 1/4, वो मेरी मतलब पहली ऐसी कॉमिक थी जिसके मैंने 48 पेजेस की कॉमिक थी जो मैंने पूरी कंप्लीट इंक की थी। अच्छा, हाँ, वो मतलब फर्स्ट कॉमिक मेरी थी, पूरा थ्रू एंड थ्रू आपने करा। हाँ, उसके बाद एक सुधीर आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक हॉरर कॉमिक बनाई थी, फिर वो मैंने सेकंड पूरी की थी। फिर मेरा सफ़र इस तरह चलता रहा, राज कॉमिक में जुड़ा रहा मैं। ललित जी का मतलब किस मुकाम पे फिर वापस जुड़ना हुआ? अच्छा। और आप लोगों ने साथ में कब काम करना शुरू? में जैसे इंकिंग कर ही रहा था, हाँ, फिर ललित जी मतलब दोबारा पेजेस वगैरह उनकी और स्टडी से अच्छे पेजेस हो गए थे, तो राज कॉमिक में दोबारा एंट्री हुई। हमें कुछ ऐड वगैरह हमने किए भेड़िया के। उसके बाद सुपर इंडियन कैरेक्टर था जो कि चौबे जी बना रहे थे। हाँ जी। उन्हें उस पर मतलब चौबे जी थोड़ी तेजी में बनानी थी, तो वो ललित जी जो थे उस पर पहले स्टार्टिंग में काम मिला कि उनकी रफ पे पेंसिल करनी ललित को, तो ललित जी ने उस पर पेंसिल की, मैंने इंकिंग की। इस तरीके से 3 कॉमिक्स हमने चौबे जी पे बनाई, चौबे जी के आर्ट पे। उसके बाद जो है फिर चौबे जी उससे शायद जुड़े नहीं रहे, तो आगे की कॉमिक्स से ललित जी को ही मिल गई। सुपर इंडियन की हमने 12-15 जो कॉमिक्स से सुपर इंडियन की बनाई, ललित जी के साथ मैंने ही फिर की। और ये काम देखते हुए इसमें हमारा इंप्रूवमेंट भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, ललित जी उसमें बहुत मेहनत करते थे हर एक चीज़ पे, बैकग्राउंड हो, सब चीज़ें जो भी हैं, तो बहुत स्टडी के साथ उसको बनाते थे वो। तो उसको देख के हमें और अच्छा जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो संजय सर ने हमें अप्रोच किया ललित जी को कि भाई नागराज बनाओ। तो फिर हमारा नागराज पे टीम अप हुआ। नागराज की हरी मौत जो है पहली कॉमिक हमारी, आदमवर्धक सीरीज। हाँ जी, क्षितिज पाधी जो है उन्होंने मतलब उसकी स्टोरी लिखी थी, तो हमने फिर नागराज बनाई, वो लोगों को बहुत पसंद आया, आतंक करता नागराज। उसके बाद से सिलसिला शुरू चल पड़ा, के साथ हमारा सिलसिला मेरा और दोबारा से मतलब अच्छे तरीके से चल पड़ा इंकिंग। फिर दोबारा जुड़ा, फिर मजबूती से आगे बढ़ा। फिर मजबूती से आ गया। फिर थोड़ी मतलब शायद 12-13 कॉमिक से हुई थी, तो ललित जी कहीं मतलब दूसरी जगह का वो उनको ऑफर आ गया, वो चले गए। मैं राज कॉमिक से ही जुड़ा रहा। अब राज कॉमिक में करते करते फिर
काफ़ी टाइम हेमंत कुमार जी आ गए, तो हेमंत जी ने आगे नागराज संभाला। तो संजय सर ने मुझे कहा कि भाई जैसे तुम नागराज पे इंकिंग कर ही रहे हो, तो इसको थोड़ा सा मैचअप करते हुए अच्छा कोशिश करो इस पे। तो हम दोनों ने, हेमंत जी के साथ मेरा टीम अप हो गया। फिर मैं हेमंत जी के साथ काफ़ी लंबे से आज तक जुड़ा हूँ। जुड़े हुए हैं, हाँ। आज भी इतने साल हो गए, 2008 की बात है शायद, नहीं हाँ 2008 की बात है। 15 साल हो गए फिर तो 15 साल से मैं हेमंत जी पे काम ये बनाए हुए आर्टवर्क आज पे। भी उनके पेजेस करता हूँ और मुझे मतलब अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि इतने साल हो गए उनके साथ जुड़े हुए। अच्छा, क्विकली एक चीज़ यहाँ पे आप एक बताएं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, आपका अब तक का जो सफ़र रहा है मतलब एज एन एंकर, तो आपके बेस्ट कुछ कामों में से कुछ अगर आप टाइटल्स बताएं, और ना सिर्फ राज कॉमिक्स के बल्कि बाकी पब्लिशिंग हाउस के भी। अब यही जैसे राज कॉमिक का करते करते फिर क्या है, 2009 में मैं कैम्पफायर ग्राफिक्स नावल है, तो कैम्पफायर ग्राफिक्स नावल में ललित जी भी काम करते थे, विनोद सर भी काम करते थे, काफ़ी आर्टिस्ट थे वहाँ। तो मेरा मतलब ललित जी ने वहाँ पे पेजेस दिखा के कि भाई इंकिंग करवाने के लिए, तो उन्हें पसंद आया काम काफ़ी, उन्होंने वहीं पे सैंपल वगैरह करवा के फिर इंकिंग का सफ़र चालू हुआ। तो वहाँ भी काफ़ी मैंने 2009 से 2016 तक मतलब उनके लिए काफ़ी टाइटल्स किए। तो उसमें मेरे फेवरेट्स रहे, एक मैंने मतलब वो प्रिंट नहीं हुआ लेकिन प्रिजनर ऑफ जेंडा जो थी वो मैंने, वो पेंसिल में ऑलरेडी छप चुकी थी, उसके बाद मैंने उस पर इंकिंग की, मुझे बहुत मज़ा आया उस पर। पब्लिश कामों में से कुछ अगर बताएं तो। पब्लिश कामों में से मैं मोहम्मद अली मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें मैंने काम किया। ठीक है, वर्ल्ड वार पे मतलब हमने बहुत मेहनत से, क्योंकि उसकी बहुत स्टडी थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो थे, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड स्टडी बहुत थी। तो ललित जी ने मतलब 10 गुना 20 गुना स्टडी की उस पर, और मैंने भी उस पर जो है ललित जी समझाते तो मैंने बहुत अच्छे से किया। तो मेरे फेवरेट टाइटल्स में वो कैंप फायर्स के लिए। और फिर हाँ, और राज कॉमिक्स में, राज कॉमिक्स में मैंने जैसे अनुपम सर पे किया तो मज़ा आता था। नागराज की आतंक हरता सीरीज़ की, तो आतंक हरता सीरीज ऐसी है जिसपे कि हमने हर एक चीज़ सीख सीख के मेहनत की, तो वो दिल से जुड़ी हुई है। सुपर इंडियन है, सुपर इंडियन में एक अलग शहर बनाना था, तो उस पे हर अलग सोच से कि भाई ये लोगों को वो इम्पैक्ट दे कि ये मतलब मेट्रोपॉलिटन शहर है, जैसे अर्बन सेटअप होता है। क्योंकि स्टोरी में लिखा होता था कि नॉर्मल एक वो है, लेकिन उसको स्टोरी में था कि एक मेट्रोपॉलिटन एडवांस सिटी है, वो आगे की भविष्य की एक तरह से, ठीक है, जस्ट ड्रैड टाइप की, कि बिल्कुल वहीं पे सब कुछ है, ठीक है, उस टाइप का वो था। तो उस पर बहुत मेहनत की। तो ये दिल से जुड़े हुए हैं टाइटल, स्टार्टिंग के हैं ये बिल्कुल, तो ये जुड़े रहे। और अब मार्वल डीसी के लिए भी आपने कुछ किया है काम? हाँ, मैंने डीसी के लिए 2016 में जब हम कैम्पफायर में काम कर रहे थे तो ललित जी का ऑफर मिला था डीसी कॉमिक के लिए, तो उन्होंने वहाँ भी मेरे सैंपल्स मतलब इंकिंग के दिखाए और बताया। तो मुझे भी ललित जी के साथ टीम अप किया गया, और एक डेड शॉट की बुक थी, तो वो फर्स्ट मतलब ऑफर मिला डीसी से। हाँ, तो वो मैंने किया। लेकिन उससे पहले बीच में थोड़ा सा क्या था कि मेरे पास कुछ कवर्स और डेंजर गर्ल की एक बुक आई थी, तो मैंने डेंजर गर्ल की एक बुक की, जो 3 इशू की सीरीज थी। जॉन रॉयल मुझसे जुड़े, जॉन रॉयल जो है उन्होंने मतलब मेरा काम फेसबुक पे देखा कि भाई काफ़ी अच्छा काम है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी ये बुक है सीरीज़ की, 3 इशू हैं इसके, और आप करना चाहोगे? तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा वर्क, और उनका काम भी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं जॉन रॉयल जी के साथ जुड़ गया। उनके साथ भी मैं 2016-15 से जुड़ा हुआ हूँ, और तब से अब तक जो है मैं उनका काम कर रहा हूँ, और लगभग 400-500 कवर्स उनके कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत लंबी पार्टनरशिप रही है। उसमें मैंने जो है उनके साथ जेनेस्कोप का, डायनामाइट कॉमिक्स, ठीक है, और इसके अलावा मैंने मार्शियो एबेरू है आर्टिस्ट, उनके साथ पॉकेट जैक्स का मैंने काफ़ी काम किया है। एडियानो सिल्वा आर्टिस्ट है, उनके लिए बहुत काम किया है। मेरे फेवरेट आर्टिस्टों में नेथो डियाज हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने जीआई जो सीरीज़ पे बुक्स में काम किया है साइड, और जॉन रॉयल्स के लगभग 80 से ऊपर कवर मैंने जो है जीआई जो सीरीज़ के लिए की, जो कि मतलब मेरे सबसे दिल के करीब है, क्योंकि वो फेवरेट सीरीज़ है जीआई जो सीरीज़। तो उसके लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे मतलब मैं वैसे नॉर्मली कवर्स पे काम कर रहा था, लेकिन जब नेथो डियाज के थ्रू मुझे ऑफ़र मिला कि भाई इनसाइड पेजेस भी करने के लिए, पॉपुलर सीरीज़ है जीआई जो, सभी जानते हैं उसे, तो जब इनसाइड पेजेस मैं नेथो डियाज के साथ करने लगा तो उन्हें भी मेरी इंकिंग उनकी पेंसिल पे बहुत अच्छी लगी, और हमारा सफ़र चला। अभी भी मैं नेथो डियाज के साथ काफ़ी इश्यूज़ काफ़ी कंपनियों के लिए कर चुका हूँ, रेगुलेशन कॉमिक के या और भी काफ़ी कॉमिक्स मैंने की है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आखिरी पड़ाव है इस साक्षात्कार का, तो मैं चाहूँगा कि मतलब वो आपके और विनोद सर के साथ में करें। तो उसमें कुछ एक सवाल हैं जो कि कॉमिक्स एनिमल के दर्शकों ने पूछे हैं, तो वो मैं आप लोगों से करूँगा। बिल्कुल। चलिए सर, तो ये आखिरी पड़ाव है इस साक्षात्कार सेक्शन का। यहाँ पर हम जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं या जो हमारे दोस्त लोग हैं जो जुड़े हुए हैं,
इस चैनल के माध्यम से। कुछ सवाल भेजे हैं उन्होंने आप दोनों के लिए, तो एक एक करके मैं शुरू करूँगा। क्विकली बताइएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बारे में। तो एक मसीउल्लाह खान करके हैं, तो पहला सवाल सर उन्होंने आपसे पूछा है कि राज कॉमिक्स के लिए इंकिंग करनी जब आपने स्टार्ट की तो सबसे पहले किस कैरेक्टर पर इंकिंग करी, और आपका फेवरेट राज कॉमिक्स कैरेक्टर कौन सा है? पक्का तो याद नहीं है, मुझे लग रहा है ध्रुव से शुरू किया था, अच्छा, उसके बाद फिर नागराज। ध्रुव की कौन सी, कोई कुछ ध्यान है आपको कुछ? जगदीश जी, शायद मैंने मारा ध्रुव को अंकल जी। मैंने मारा ध्रुव। मैंने मारा ध्रुव को, और सर्कस उसके बाद? उस टाइम पे हाँ, सर्कस तो बाद में आई थी। मैंने मारा ध्रुव को, और फिर उसके बाद शायद शाकुरा का चक्रव्यूह सीरीज चालू। अच्छा, खजाना सीरीज में तो लगभग सारी की लगभग आसपास ही आई थी सारी, 95 96 में आई थी, इसके आसपास। हाँ। ठीक है, यही सवाल जगदीश भाई आपसे भी है कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस कैरेक्टर पर इंकिंग करने में आता है, और आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? पहले तो मैं पर्सनल फेवरेट बताऊंगा। मेरा सुपर कमांडो ध्रुव मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा। हाँ, मतलब कैप्टन जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो उस पे इंकिंग करते वक्त भी मतलब मुझे मजा आता है। और भी काफ़ी नागराज पे भी, क्योंकि नागराज पे मैंने स्टार्टिंग में बहुत कि भी इसकी जालियाँ कैसे निकालते हैं, मुझे बहुत पसंद था। हाँ। जो नागराज के टेक्सचर होता है जाली का, तो उस पे स्टार्टिंग डेज में मैं बहुत वो करता था कि ऐसे निकालूं वैसे निकालूं, तो उस पे मजा आता था मुझे। नागराज पे आज भी मतलब करता हूँ तो मजा आता है इसलिए। तो मुख्यतः ये दो किरदार हो गए। ये दो किरदार, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव मेरा फेवरेट है, तो उस पे इसलिए आता है। और नागराज पे थोड़ी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कभी कुछ। जो जितने भी कैरेट्स हैं, मतलब सुपर कमांडो ध्रुव को फॉलो करने वाले, वो काफ़ी खुश होंगे इस बात से। कैप्टन वो और कैरेट्स, बाकी जो फॉलोअर्स हैं जो उसके सिद्धांतों को उसको फॉलो करते हैं। एक सुमित कौल है हमारे मित्र, तो विनोद जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं वो। तो एक सवाल उन्होंने आपके लिए सर दिया है कि आपने अपने आप को हाल फिलहाल के दौर में जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसमें इंकिंग तक ही सीमित क्यों कर दिया है? आपके आर्टवर्क को हम बड़ा मिस करते हैं, और आने वाले कॉमिक्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा आपके आर्टवर्क को? नहीं, इंकिंग का मत नहीं किया, बीच बीच में एक आधी करता रहता हूँ। अभी भी हु सीरीज की चल रही है, जल्दी आएगी। तो सुमित कौल जी, आप भी लगता है मेरी तरह ही हैं कि मतलब काफ़ी कुछ कॉमिक्स कवर करने के बाद भी कुछ ही कॉमिक्स छूट जाती हैं, तो शायद उन्हीं में सर का आर्टवर्क भी हमने मिस कर दिया, पर ध्यान रखिए इस बात का। और सर ने बताया कि उनकी हु सीरीज़ है वो फिर से नई सीरीज़ के तौर पे आने वाली है, तो उसमें सर का ही आर्टवर्क है, तो ध्यान रखिए इस बात का। ये सभी के लिए अच्छा भी है कि इतना अच्छा आर्ट दोबारा देखने को मतलब। बिल्कुल, मतलब THS सीरीज़ जो मैंने सर की पहले देखी ना 30 साल पहले, तब भी काफ़ी मतलब डरावना वो लगता था, और तब से अब तक 30 साल के दौरान काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। वो उसमें आ जाएगा सर, अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। तो आपके आर्टवर्क में हु के जो कुछ फ्रेम्स हैं जो भी हम देखेंगे, काफ़ी अंतर आ गया है। एक हीरो वर्स करके हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने लिखा है, विनोद जी ने अनुपम जी के आर्ट पर इंकिंग इतनी कम क्यों कर दी है? असल ब्यूटी अनुपम जी के आर्ट पर विनोद जी की इंकिंग से ही आती है। शायद उम्र हो गई। चलिए, एक नुमान करके हैं, एक फ्रेंड है हमारे, ये सवाल दोनों से है, तो पहले आप बताइएगा फिर जगदीश जी आप तो कहेंगे कि एक कॉमिक इंकर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मैं वास्तव में इसको सीरियसली एज एन इंकर लेना चाहता हूँ करियर के तौर पे, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं एक अच्छा इंकर बनने के लिए? पहले सर आप। मैंने तो कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर सही पूछे तो अनुभव के तौर पे ही बता दीजिए। अनुभव के तौर पे मेरे लिए तो सबसे पहले जो मेन जो है ना, ड्राइंग ही थी, पेंसिलिंग जो होती है। तो पेंसिलिंग से थोड़ा प्रेम होना ज़रूरी है, तभी प्रेम होना जरूरी है, तभी इंकिंग की गहराई को समझोगे। पेंसिल से आप क्या है, इलस्ट्रेशन को समझते हैं अच्छे से। अगर आप इलस्ट्रेशन समझते हैं तो आप उसके बाद इंकिंग अपने आप आ जाएगी, अच्छी करेंगे, आ जाएगी। आती तो देखो मेहनत करने से ही है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते करते अच्छा होता जाएगा। लेकिन जो थोड़ी बहुत ड्राइंग करता है ना, तो वो अच्छा इंकर होगा। अब जगदीश जी भी थोड़ा बहुत करते रहे होंगे, तभी अच्छा इंकिंग से करते हैं। बताइए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जैसे अंकल जी ने कहा कि मतलब आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। तो मैं भी थोड़ी बहुत पहले पेंसिल करता था, इंकिंग में आया, लेकिन थोड़ी ड्राइंग की नॉलेज थी। और फिर स्टडी के साथ साथ और चीज़ें समझने को मिलती है इंकिंग करते करते।
तो जो भी अगर इंकर बनना चाहता है उसको पहले एक पेंसिल की थोड़ी समझ होनी चाहिए कि पेंसिलिंग में किन चीज़ों को कैसे निकाला जाता है, तो वो अच्छी इंक उस जगह समझ के कर सकता है। ठीक बात। दूसरा होना उसके अंदर जो है एक पैशन जो होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैशन के साथ पेज पे रहना पड़ता है। मतलब अगर वो इतना टाइम बैठ सकता है पेज पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसमें चाहिए होती है इंकिंग में, और एक स्टेडीनेस जो होती है ना, बिल्कुल बैठ के स्टेडीनेस में लगे रहो, एकाग्रता के साथ। एकाग्रता। तो अगर वो बंदा ऐसा है कि थोड़ा सा किया छोड़ के भाग गया तो वो नहीं कर सकता, बात नहीं बनेगी, क्योंकि इंकिंग में बिल्कुल वो चाहिए जी। एकाग्रता से करोगे तभी होगा काम, ठीक है, तभी अच्छा काम होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तो मेरी थोड़ी सी शिकायत, एक तो नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं अपना नाम आप ओरिजिनल जो नाम है कम से कम सवाल में तो रखा कीजिए। अगर आपके चैनल का नाम थोड़ा सा ऐसा वीक सा है तो @I2HY7HIVI करके है, whoever you are। तो भाई का सवाल है कि सवाल का तो पता नहीं मित्र, पर मेरा प्रेम स्नेह और आभार और धन्यवाद दीजिएगा इंकिंग के 2 दिग्गजों को। मुझे लगभग 10 साल जगदीश जी के और 15+ साल हो गए हैं विनोद सर की इंकिंग और आर्टवर्क को देखते हुए, तो उन्हें जादू की झप्पी दीजिएगा मेरी तरफ से। शुक्रिया। कैमरा ऑफ होने के बाद देता हूँ मैं। और एक कॉमिक्स एंड एंटरटेनमेंट करके चैनल है इनका, वो आप दोनों से जानना चाहते हैं कि आप कॉमिक्स इंडस्ट्री के मतलब भविष्य को, आने वाले दौर को किस तरह से देखते हैं कि किस तरफ जाएगा। अब जैसे देखा जाए अगर तो काफ़ी कम पब्लिकेशन बचे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और पब्लिशर्स कॉमिक्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। मतलब कॉमिक को अलग अलग कंपनियां आ गई हैं जो कॉमिक निकाल रही हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनका भी मतलब कॉमिक की तरफ रुझान है। काफ़ी अच्छे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि सीख के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे तो भविष्य अच्छा ही दिख रहा है। बाकी यह पढ़ने वालों के लिए कहना चाहूँगा कि वो दोबारा इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, कि और चीज़ों को थोड़ा कॉमिक पे भी अपना वो करें। हाँ, थोड़ा प्रोत्साहन वहाँ से भी है, क्योंकि रीडिंग क्वालिटी कम कर दी है। रीडिंग, हाँ, हमें रीडर्स चाहिए की भी ज़रूरत है। रीडर्स होगा तो बाकी कॉमिक्स और आएंगे। रीडर है तो हमें नहीं तो हम एग्जैक्टली, डिमांड है तभी तो सप्लाई की भी सोची जा सकती है। बिल्कुल। तो वो मेहनत तभी होती है जब पता लगे कि हमारी मेहनत सफल उसमें जा रही है, और लोग पाठक वर्ग भी तो बढ़ना चाहिए तभी सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आगे आगे आखिरी के चंद सवाल हैं कुछ। रजत मिश्रा जी हैं, बहुत जाने माने हमारे फ़ैन हैं, मतलब कॉमिक्स इंडस्ट्री के फ़ैन हैं, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन है बेसिकली। तो उन्होंने सवाल किया है सर आपके लिए, वो कह रहे हैं इंकिंग के लिए प्रिफर्ड मीडियम क्या रहता है आपका? आप पेन से करना पसंद करते हैं या जो इंकिंग है, या फिर डिजिटल मीडियम से? वैसे तो ब्रश मुझे ज़्यादा अच्छा है। शुरू में पेन का इस्तेमाल करता था, अब तो लगभग ब्रश से ही करते हैं सब। अच्छा अच्छा, शुरू से मुझे वही पसंद। एक सवाल और ये था कि पुराने ज़माने में जब इंटरनेट के आने से पहले और जब हाई एंड स्कैनर्स नहीं हुआ करते थे, तो तब उस ज़माने में इंकिंग कैसे होती थी? ओरिजिनल्स पर डायरेक्ट या फिर ओरिजिनल के ऊपर ट्रेस पेपर लगाकर फिर इसको अलग से निकाल के? पुराने ज़माने में क्या, अभी तक ओरिजिनल पे ही इंक होती थी, अभी 3-4 साल से ही है जो अलग से प्रिंट निकाल। इस तरह से वो ब्लू मतलब वो तो अभी 4-5 साल हुए होंगे ज़्यादा। 2015, 17, 18 से जो है ब्लू प्रिंट पे कर, उससे पहले ओरिजिनल आर्ट पे इंक, डायरेक्ट ओरिजिनल पे करते थे। बिल्कुल उसी पे होता था। कैलीग्राफी भी उसी पे लिखी जाती थी। पेंसिल करके देते थे, फिर हमारे पास आने से पहले इंकिंग से पहले उस पे कैलीग्राफर जो होते हैं वो कैलीग्राफी डायलॉग्स वगैरह लिख के हमें देते थे, फिर उसके बाद हम इंक करते थे उसमें। अच्छा, इंक होती थी डायरेक्ट उसी पे। अब ये कुछ टाइम से ही हुआ है, 6-7 साल से, कि भाई कैलीग्राफी को तो खैर काफी टाइम हो गया। कैलीग्राफी 2009 से आसपास से बंद हो गई है, वो डिजिटली होने लगी है। बड़ी चीज़ होने लगी है। बाकी जो इंकिंग का प्रोसेसर है वो तो अभी 3-4 साल ही हुआ है मुश्किल से, जो प्रिंट आउट पे होने लगा है। अच्छा, हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है उन्हीं का, रजत भाई की तरफ से ही पूछा गया है। वो कह रहे हैं कि क्या कभी आप दोनों के हाथों कोई ओरिजिनल आर्टवर्क ख़राब हुआ है, और अगर हुआ है तो उसमें पेंसिलर का क्या रिएक्शन रहा था? ऐसे में सर आपसे शुरू करेंगे पहले। पेंसिलर तक तो हम जाने नहीं ना देते बात। अगर कुछ हो जाता है तो उसको ठीक करना भी हमारा काम है। हाँ, बट उनको भी थोड़ा बहुत तो लग जाता होगा, मतलब रीडर को ना पता लगे लेकिन पेंसिलर को पता लग जाता है। पेंसिलर ने तो पेंसिल दी है, ठीक है ना, उसके बाद उसने कब देखना जब प्रिंट होके जाएगा।
तो हमने इंक किया, उसमें कुछ गलती हो गई है तो हम उसको ठीक करते हैं, वाइट लगाएंगे, जो भी है उसको। क्योंकि हमें भी पता है क्या गलती हुई है हमसे। अगर कभी किसी आर्ट में लग रहा है यहाँ ब्लैक हमने ज़्यादा ओवर कर दिया, कुछ भी चीज़ जो भी लगती है, तो उसे हम करेक्शन करके ही वाइट करके ही पब्लिशर को देते हैं। थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में कभी कोई गलती हो तो कभी किसी ने कोई नाराज़गी वगैरह जताई है ऐसे? मतलब 20 साल के करीब मुझे काम करते हो गए। कुछ नहीं है, बाकी आजकल रीडर हैं, कई बार हमें गलती पता नहीं लगती, वो बता देते हैं। चलिए ठीक है, ये आखिर बढ़ा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बस यहीं पर हैं, 2 क्वेश्चन है इनफैक्ट। पहला है चैतन्य का, चैतन्य करके एक दोस्त है हमारे, वो कह रहे हैं कि आप इंकिंग ज़्यादा पसंद करते हैं या कंप्लीट आर्ट वर्क, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो THS थ्रिल हॉरर सस्पेंस वाली सीरीज़ की आपने काफ़ी कॉमिक्स बनाई हैं और योद्धा सीरीज़ आपने वो बनाई है, उन पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, बढ़िया रहा, वो मज़ेदार था। ये है कि वो एक बार प्रिंट करने लग गए तो वो जैसे आदत नहीं हो जाती, तो वो ही बात समझ लो, और कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पेंसिलिंग ज़्यादा पसंद है या इंकिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि दोनों चीज़ें की हुई हैं, दोनों ही अच्छी लगती हैं। अच्छा ठीक है। एक हमारे मित्र हैं जितेश तलवानी जी, वो आप दोनों से पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आजकल के आर्टवर्क आ रहे हैं और जो नए आर्टिस्ट आ गए हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जगदीश भाई, मैं आपसे शुरू करूँगा। आप आजकल का आर्टवर्क मतलब देखने पे आजकल जैसे एडवांस चीज़ें सबके सामने आती हैं, तो वो अपने आर्टवर्क में भी यूज़ कर रहे हैं, वो दिखाई देता है। ठीक है, उनकी मेहनत भी दिखाई देती है। और जो नए कुछ सालों से जो आर्टिस्ट हैं जो कि इस फील्ड में आए हैं, वो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी दिखता है कि उनकी मेहनत दिखती है। जैसे हमने थोड़ी मेहनत करके कुछ हासिल किया, वो भी उस जज्बे के साथ लगे हुए दिखते हैं। और कुछ एक ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अच्छे बड़े बड़े पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं। देख के खुशी होती है कि जो आज नए जुड़ रहे हैं वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ एक नाम आप अगर बताना चाहें जो आपको अच्छे लगते हैं? कदम है। कदम मतलब मेरे भी कुछ फेवरेट में से एक है वो। और क्या नाम से आपका गौरव श्रीवास्तव है, वो भी हाँ जी। मनीष मित्तल जी हैं। ठीक है, मनीष मित्तल जी से मुलाकात भी हुई है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो ऐसा दिखता है। और कुछ सीख रहे हैं, वो भी दिखाते रहते हैं। अनुज है, एक मित्र है अनुज, वो उनको जॉब से टाइम नहीं मिलता लेकिन फिर भी बहुत मेहनत से काम करते हैं। उत्तम चंद जी है मेरे मित्र, सबसे मतलब बहुत अच्छे मित्र हैं। नवनीत जी, उनका पब्लिश भी हो चुका है, शक्ति रूपा में काम किया उन्होंने। तो वो नवनीत भी जो सीख के और मेहनत करके, मतलब मेरी व्हाट्सएप वगैरह में बातचीत होती रहती है, तो बहुत मेहनत से करते हैं नवनीत जी। आपको क्या लगता है कैसे काम कर रहे हैं आजकल के लोग? नहीं, आजकल के मुझे तो लगता है आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सेज ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है। जब हमने शुरू किया था उस टाइम सोर्सेज नहीं थे, उस टाइम तो यही नहीं पता था कॉमिक बनता कैसे। हाँ जी। अब तो इंटरनेट आ गया, कुछ रेफरेंस चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा। हमारे टाइम पे तो ये था ही नहीं। हमें तो अगर कोई चीज़ ढूंढनी है तो जाके ढूंढ के लाएंगे बुक्स वगैरह कुछ कहीं से भी। अब तो नेट पे सर्च किया आपने, फटाफट मिल जाना रेफरेंसेस। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिना देखे नहीं कर सकता आदमी। कोई भी चीज़ रेफरेंसेस ज़रूरी होते हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो कि बिना रेफरेंस के नहीं बना सकते। अब सोर्सेज जो है ना बढ़ गए, सहूलियतें बढ़ गई हैं और सही तरह से उनका इस्तेमाल करना भी सीख गए लोग। आर्ट में अगर पेंसिल में लिख दिया जाए कि एम्बेसडर कार है, अब एम्बेसडर कार अगर किसी ने डिटेल में देखी नहीं है तो कैसे बनाएगा? सही बात, वो कुछ भी बना देगा। लेकिन अगर रेफरेंस होगा कि एम्बेसडर ऐसी होती है, तभी तो उसे अच्छे से बनाया जाएगा और तभी वो लोगों को। वैसे भी आजकल जो है ना बच्चे जो हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वगैरह से सीख के भी आते हैं। तो टेक्निकल भी उनका ग्राउंड में थोड़ा स्ट्रांग होता है, टेक्निकल जानकारी होती है, तो उसका का फायदा तो होता ही है आगे जाकर, जैसे जैसे आप करते जाते हो। जी बिल्कुल। हमारे पास तो ये भी नहीं था। नहीं, आप लोगों ने एक भूमिका तो बांध दी उन लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो अब उतना पुराना नहीं, यही है ना। देखो जो मैं तो मेरे समझ में तो जो आगे आएंगे ना वो हमसे बेटर ही होंगे। बाकी वो फील्ड चेंज हो जाए बिल्कुल, जैसे अब सारा कंप्यूटराइज्ड ही हो जाए तो हाथ का काम ही खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए तो क्या करें, क्या कह सकते हैं। अब जैसे मैंने ही बताया कि मैं जब मतलब इतने इंटरेस्ट से सीखने गया, तो जिस इंस्टीट्यूट में गया वो कॉमिक्स सिखाने का मतलब नहीं था। तो सीखने को कॉमिक्स कैसे बनती है वो नहीं पता लगा, तो एमेच्योर राज कॉमिक्स में चला गया था।
चलिए टाइम के साथ साथ तो मतलब बदलाव ज़रूरी है, और आई थिंक टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भी काम आती है। तो चलिए इस नोट पे आज का मतलब ये जो आखिरी पार्ट था वो ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर वाला, और उसके साथ ही हमारा साक्षात्कार का एपिसोड भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आज टाइम निकाला। जगदीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, थोड़ी मशक्क़त हुई, काफ़ी कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, बट फाइनली ये एपिसोड शूट हो गया और आप लोग से बातचीत करने का मौका मिला। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को। और दोस्तों आपसे भी ये गुजारिश है कि कॉमिक्स के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में एज अ फ़ैन भी, तो उस शौक़ को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएं, कॉमिक्स से जुड़े रहें, कॉमिक्स पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और इसके बारे में बातचीत करते रहें। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में जल्दी ही, चाहे कॉमिक्स रिव्यू कर रहे हैं या फिर किसी नए मेहमान से मिल रहे हैं, बट हमारा और आपका संपर्क बना रहेगा। गुड बाय फॉर नाउ, नमस्कार।